स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विशाल लार्ज स्टडी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं और इससे पहले की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन को हम लोग पूरा ही कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसका नाम है स्थायी मार्ग और रेल गेज, यानी कि परमानेंट वे एंड रेल गेज। यानी कि परमानेंट मार्ग जो रहता है वो कौन सा होता है और रेल की जो गेज दूरी रहती है वो कौन सी रहती है, कितने प्रकार की रहती है, वो सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए फिर बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 हमारा है स्थायी मार्ग और रेल गेज, परमानेंट वे एंड रेल गेज। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे परमानेंट वे के बारे में पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे पढ़ना है, फिर उसके बाद रेल गेज पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रेल गेज पढ़ना है और रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रेलवे ट्रैक के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो आइए फिर देखते हैं यहाँ पे स्थायी मार्ग यानी कि परमानेंट वे क्या होता है। तो इस्पात की दो समांतर पटरियों द्वारा बना वह मार्ग जिस पर रेलगाड़ी चलती है रेल मार्ग या रेल पथ कहलाता है। इसी रेल पथ को हम स्थायी मार्ग या परमानेंट वे कहते हैं। तो हमारा जो स्थायी मार्ग रहता है वो क्या होता है, दो पटरियां होती हैं ऐसी और इनके ऊपर जो रेलगाड़ी चलती है तो उसी जो पथ बनता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, परमानेंट वे कहते हैं। और इसके बाद है रेल मार्ग बनाने के लिए इस्पात की पटरियों को स्लीपर के ऊपर उपयुक्त बंधक जिसे क्या कहते हैं, पेंड्रॉल केप के द्वारा जोड़ा जाता है तथा स्लीपर को गिट्टी बिछाकर उसके ऊपर रखा जाता है। जो हमारे रेल मार्ग की पटरियां होती हैं उन्हें स्लीपर के ऊपर हम लोग बंधक के द्वारा जोड़ देते हैं और जो स्लीपर रहता है इसको गिट्टी के ऊपर बिछाकर उसके ऊपर इसे रख देते हैं और इसके ऊपर हम लोग पटरियों को लगा देते हैं और उसी पर हमारी जो क्या चलती है, रेलगाड़ी चलती है। तो इस प्रकार से क्या बनता है, हमारा परमानेंट वे यानी कि स्थायी मार्ग बन जाता है रेलगाड़ी के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्थायी मार्ग के घटक यानी कि कौन कौन से घटकों से मिलकर हमारा स्थायी मार्ग बनता है। तो इसके घटक जो हैं वो निम्न हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेल को सबसे पहले। तो रेल हमारी क्या होती है, यह बेलित इस्पात की फर्स्ट परिच्छेद की बनी होती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इस्पात की जो क्वालिटी रहती है वो फर्स्ट क्वालिटी रहती है और इसकी हमारी जो बनी होती है रेल इस्पात की। रेलों को मार्ग के गेज की दूरी के अनुसार यानी कि जो हमारी रेल रहती हैं इनके मार्ग के गेज की दूरी के अनुसार स्लीपर के ऊपर बिछाया जाता है। इसका ऊपरी सिरा कैसा रहता है, मोटा रहता है तथा निचला सिरा जो रहता है वो चपटा रहता है। यानी कि कुछ इस तरह से हमारी जो रेल बनी होती है, यानी कि जो हमारा ऊपर का जो सिरा रहेगा वो थोड़ा सा मोटा रहेगा और इसके बाद जो नीचे का जो सिरा रहेगा वो चपटा रहता है और इसके ऊपर हमारा जो क्या चलती है, रेल का जो पहिया चलता है इसके ऊपर। तो इसके बाद हमारा है स्लीपर। तो स्लीपर इस्पात, लकड़ी, कंक्रीट अथवा ढलवा लोहे के बने होते हैं। ये रेल के नीचे उचित अंतराल पर लगाए जाते हैं। रेलों को स्लीपर पर रखकर बंधकों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें तीसरे नंबर पे गिट्टी, जिसे इंग्लिश में बलास्ट कहते हैं। तो बड़े अथवा अधिक सामर्थ्य वाले पत्थरों को तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है। यानी कि जो उच्च सामर्थ्य वाले जो पत्थर रहते हैं उनको तोड़ करके किसका प्रयोग किया जाता है, गिट्टी बिछाने का काम किया जाता है। और गिट्टी का कार्य होता है स्लीपर को आधार प्रदान करने का। यानी कि जो हम गिट्टी बनाते हैं उससे क्या होता है, स्लीपर को आधार मिल जाता है स्लीपर के लिए। इसके बाद है हमारा रेल बंधक। तो रेल बंधक क्या होता है, रेल बंधक का कार्य रेल को स्लीपर पर जोड़ना होता है। बंधक के रूप में पेंड्रॉल क्लिप का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो बंधक रहता है इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेंड्रॉल क्लिप का प्रयोग किया जाता है और जो कि इस्पात का बना होता है। इसके बाद है हमारा निर्माण स्तर यानी कि फॉर्मेशन लेवल। तो फॉर्मेशन लेवल क्या होता है, यह स्थायी मार्ग का आधार होता है जिसको मिट्टी के भराव के द्वारा उपयुक्त तल प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा फिगर है वो देख लीजिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से फिगर है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इस फिगर में पूरा ही दिखाया गया है कि जो हमारा फॉर्मेशन लेवल रहता है वो ये वाला रहता है भराव। ये फॉर्मेशन लेवल रहता है जिसे मिट्टी के द्वारा हम लोग यहाँ पे भर देते हैं और ये वाला है हमारा भूमितल और भूमितल से ऊपर यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मेशन लेवल बनाते हैं मिट्टी से और इसके ऊपर दोस्तों हम लोग गिट्टी को बिछाते हैं और गिट्टी के ऊपर हम यहाँ पे
रेल बिछा देते हैं स्लीपर के द्वारा, यानी कि यहाँ पे स्लीपर लगाते हैं ऐसे करके, और स्लीपर के ऊपर ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये रेल है, और इन्हीं के ऊपर हमारी जो ट्रेन वो है चलती हैं। तो इस तरह से इसका जो रहता है डिज़ाइन बनाया जाता है रेल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग भराव करेंगे मिट्टी का, उसके ऊपर गिट्टी को बिछा देते हैं, गिट्टी के ऊपर स्लीपर को लगाते हैं, और स्लीपर के ऊपर पेंडल क्लिप की मदद से क्या करते हैं हम यहाँ पे अपनी जो रेल रहती है उनको बिछा देते हैं। और इसके बाद बात करें हम लोग रेल गेज के बारे में, तो रेल गेज क्या होता है, भारत में एक रेलवे ट्रैक के गेज को दो रेलों के आंतरिक फलकों के बीच स्पष्ट न्यूनतम लंबवत दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस समझना है कि रेल गेज क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों जो रेल गेज होता है ये हमारी मान लीजिएगा दो रेलों के बीच की दूरी है, ठीक है। और गेज का मतलब रहता है कि जो हमारी रेल रहती हैं इनके अंदर की, यानी कि जो ये इनके जो फलक रहते हैं इनके अंदर के बीच की जो दूरी रहती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गेज दूरी रहती है, जो कि अलग अलग होती है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, रेलों को स्लीपर पर निर्धारित गेज के अनुसार जकड़ दिया जाता है, यानी कि जो रेल रहती हैं इनको स्लीपर के साथ में निर्धारित गेज के अनुसार, निर्धारित यानी कि जो भारत सरकार ने जो भी गेज दूरी निर्धारित की है उसी के अनुसार यहाँ पे स्लीपर के ऊपर इसे जकड़ दिया जाता है रेल को। ट्रेन की सुरक्षा गेज की शुद्धता पर निर्भर करती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि जितनी गेज की शुद्धता होगी ट्रेन की सुरक्षा उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। गेज के बिगड़ने पर रेलगाड़ी के पहिए पटरी से उतर जाते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ को ध्यान देना है, गेज के बिगड़ने पर रेलगाड़ी के पहिए पटरी से उतर जाती हैं। इसके कहने का मतलब है कि अगर गेज दूरी जो है कम या ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो रेलगाड़ी के पहिए रहेंगे वो पटरी से उतर जाते हैं, और इससे क्या होती है, भयानक दुर्घटना होने की संभावना इससे बनी रहती है। इसके बाद है रेल गेज के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रेल गेज। रेल गेज कितने प्रकार की होती हैं वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो वर्तमान समय में भारत में 3 प्रकार के रेल गेज पाए जाते हैं। सबसे पहला है बड़ी गेज जिसे ब्रॉड गेज कहते हैं, इसके बाद है मीटर गेज, इसके बाद है सकरी गेज यानी कि नैरो गेज। तो ये 3 प्रकार की गेज रहती हैं। इसके बाद है उपरोक्त रेल गेज की चौड़ाई क्या होती है, यानी कि रेल गेज की जो चौड़ाई है वो क्या होती है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारी जो ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी गेज होती है उसकी चौड़ाई कितनी रहती है, 1.67 मीटर। और इसके बाद हमारी जो मीटर गेज की चौड़ाई रहती है वो तो 1 मीटर ही रहती है। और नैरो गेज की चौड़ाई कितनी रहती है, 0.762 मीटर। यहाँ पे देखो कितने अच्छे से याद कर सकते हैं, ब्रॉड गेज के लिए 1.67 है, नैरो गेज के लिए 0.762। देखो 6-7 पॉइंट के बाद और पॉइंट के बाद 7-6 है, तो इस तरह से इसे अच्छे से हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसके बाद है लंबी दूरी तथा अधिक तेज गति से रेलगाड़ियों को चलाने के लिए बड़ी गेज यानी कि ब्रॉड गेज लाइन का ही प्रयोग किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय रेलवे गेज यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इनमें नैरो गेज लाइन का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 2 बातें हमें ध्यान देनी है कि जो हमारा जो समतल एरिया रहता है वहाँ पे हमें किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ब्रॉड गेज का। तो हम वहाँ पे बड़ी गेज का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र रहता है वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम लोग करते हैं नैरो गेज का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उपयुक्त गेज का चयन यानी कि चॉइस ऑफ रेलवे गेज। तो उपयुक्त गेज का चयन किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं। तो निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है रेल गेज का चयन करते समय, यानी कि रेल गेज का जब हम चयन करते हैं तो इन बिंदुओं का ऊपर विचार करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला क्या है, स्थलाकृति को ध्यान में रखना, यानी कि जो स्थलाकृति रहती है मैदान की उसको ध्यान में रख करके हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, रेल गेज के चयन करने का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है मानक गेज पर रेलगाड़ी तीव्र गति से चलती है, यानी कि जो हमारी मानक गेज होती है इस पर रेलगाड़ी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चलती है, जबकि मीटर व सक्रिय गेज पर रेलगाड़ी धीमी गति से चलती है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पे हमें मानक गेज बनानी है और कहाँ पे सक्रिय गेज बनानी है। तीसरा है मानक गेज मीटर गेज की तुलना में अधिक भार वहन कर सकती है, क्योंकि जो मानक गेज रहती है इनके बीच की जो चौड़ाई रहती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये रेलगाड़ी का काफ़ी ज़्यादा भार अपने ऊपर वहन कर सकती है।
चौथा है मानक गेज बनाने में व्यय अधिक आता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा चौड़ी जगह की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पे गिट्टी वगैरह हमें ज़्यादा बिछानी पड़ेगी, इसलिए इसका जो व्यय रहता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। मानक गेज की रेलगाड़ी के जो डिब्बे रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और आरामदायक होते हैं, जबकि मीटर गेज व सक्रिय गेज की लाइन की जो रेलगाड़ी के डिब्बे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों थे हमारे कुछ बिंदु जो कि हमें याद रखने हैं कि जब हम रेलवे गेज का चयन करेंगे तो कहाँ पे किस गेज का प्रयोग करना है, वो सारा कुछ दोस्तों ये था हमारा। तो फिर दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 2 हमारा ख़त्म होता है और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा और उनको बता दीजिएगा कि दोस्तों पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की दोस्तों 5th सेमेस्टर की जो हमारा एक सब्जेक्ट है रेल ब्रिज एंड टनल्स, इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग रेल ब्रिज और टनल्स के सारे चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करेंगे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।